हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 14, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। इसके अलावा इस पूरे बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें जीके जीएस का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। साथ ही में कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन यहाँ पे होगा। एंड साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। और इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आपको ये वीडियोस फ्री में देखनी है तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो, हमारी चैनल दैट इज रवि स्टडी जीके पर। लेकिन आपको जो फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे पेड बैच में, तो आप वहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट लगा सकते हो। साथ ही में फ्री पीडीएफ एंड नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश कर सकते हो। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच भी यहाँ पर मिलेंगे, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो जो कि आपके सिलेबस को जल्दी कवर करने के लिए काफी बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा डेली एप्लीकेशन पर क्लास होती है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा, सभी पीवाईक्यूज डिस्कस होंगे। साथ ही में कंटेंट आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहने वाला है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। एंड बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन भी मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नगदी फसल है। तो इनमें से कौन सी कमर्शियल क्रॉप या फिर कैश क्रॉप है। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन, तो जो कॉटन है यानी कि कपास, इसको नगदी फसल के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गन्ना यानी कि शुगर केन, जूट, चाय, ये सब भी एक नगदी फसल है। लेकिन अगर इन ऑप्शंस में से बात करें तो करेक्ट आंसर होगा कपास यानी कि कॉटन। अब जो व्यापारिक फसल होती है वो क्या होती है। तो देखिए, व्यापारिक फसल का अगर हम उत्पादन करें तो वो व्यवसाय करने के लिए यहाँ पे उगाई जाती है। और इसमें कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। तो उसमें बेसिकली आपको कॉटन के बारे में ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा निर्देशित नहीं है, यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी की बात करें, आपको भाग नंबर 4 में आपको देखने के लिए मिलेगा। और आर्टिकल की बात करें, 36 से लेके 51 के बीच में जो आर्टिकल्स है ना, वो डीपीएसपी से रिलेटेड है। और इन सभी का प्रोविजन लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ये कुछ फैक्ट है जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो आपने ध्यान रखना है। अब ये ऑप्शन आपके पास 4 है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे डीपीएसपी नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना। तो जाहिर सी बात है, ये तो हमारा एक डीपीएसपी है, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 40 में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें भवन निर्माण उप नियमों का निर्माण, तो इसको भी आप होल्ड कीजिए। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, क्या ये एक हमारा डीपीएसपी है। तो जी हाँ, आर्टिकल नंबर 44 जब आप देखोगे तो उसमें मेंशन है समान नागरिक संहिता के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध, तो ये किस आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल 47 आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये भी डीपीएसपी है, ये भी डीपीएसपी है, ये भी डीपीएसपी है, लेकिन ये डीपीएसपी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से होता है। तो जब भी हम लोग कहते हैं कि मनुष्य ने जो प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया, तो उस कंडीशन में हमारा तात्पर्य होता है कि हमने वनों को यहाँ पे समाप्त कर दिया है। तो इसमें
ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ों का काम क्या होता है। जो हमारे ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और बदले में CO2 को वो ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो सेम चीज अगर हम बात करें वनों की, तो वन में भी काफी सारे पेड़ होते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और एक तरीके से कार्बन सिंक का काम करते हैं, क्योंकि जब वो उसको एब्जॉर्व करेंगे तो आसपास में जो कार्बन होगी वो भी सिंक हो जाएगी। तो इसीलिए जो वन है वो कार्बन सिंक का काम करता है। और जब हम वन को समाप्त कर देंगे तो जाहिर सी बात है हम कार्बन सिंक को भी यहाँ पे मिटा देंगे। ठीक है। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब भी वन को हम जलाते हैं या फिर उनको काटते हैं, तो वनों की जो ये कार्बन सिंक की कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, वो वहाँ पे वो खो देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पेड़ है वो CO2 को अवशोषित करना बंद कर देता है, और जैसे ही वो अवशोषित करना बंद करेंगे, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि वो कार्बन सिंक को मतलब कार्बन को सिंक करना भी बंद कर देंगे। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कार्बन सिंक होने के लिए पेड़ों का होना, वनों का होना। इसलिए जब भी कहेंगे कि कार्बन सिंक मिट गया, इसका मतलब है कि वन की वहाँ पे जो है समाप्ति, या फिर वो वन जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जाग जाएगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ में किसने भारत की स्वतंत्रता को उसका स्वागत किया था? तो ये स्टेटमेंट कही थी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि जब रात के समय पे इंडिया, यानी कि एट मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेकन एंड मार्च टुवर्ड इट्स फ्रीडम, यानी कि जब आधी रात होगी, जब दुनिया सो रही होगी, तो भारत जाग जाएगा और अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। और ये इन्होंने स्टेटमेंट दी थी जब 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में इन्होंने यहाँ पे इस भाषण को दिया था। ठीक है। और इस चीज़ के बारे में इन्होंने अपनी जो एक भाषण था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो कि इन्हीं का ही भाषण था, उसमें इस चीज़ का जिक्र इन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लौह और इस्पात संयंत्र यानी कि जो टिस्को है वो कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम इस कंपनी की बात करें टिस्को की, तो ये टाटा स्टील के नाम से अब हम इसको जानते हैं, जो कि आपको झारखंड की जमशेदपुर में देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो ये आपको 1907 से अपने अस्तित्व में देखने के लिए मिलेगी। तो 1907 से इस कंपनी की स्थापना हो जाती है, टिस्को, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, और इसको हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, नर्मदा नदी ये किस घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी वैली से नर्मदा रिवर फ्लो करती है? तो नर्मदा रिवर ये जो फ्लो करती है वो निकलती है बेसिकली जो आपका ये है विंध्या और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में जो वैली बनती है ना, वहां से गुजरती है नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है? तो नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक से गुजरती, मतलब अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है। तो इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो नर्मदा रिवर जब आप देखोगे ना, यहाँ पर अमरकंटक से निकलती है और ये इस तरीके से विंध्या और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से ये होकर गुजरती है। और ये कौन सा स्टेट है? ये है आपका MP, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्न में से किस वर्ष में एक अधिनियम भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, राज्यों के पुनर्गठन की, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स थे, उनसे रिलेटेड जो अधिनियम था, वो यहाँ पर आता है अस्तित्व में कौन से साल में? 1956 में। और भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसमें आंध्र प्रदेश का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट कब आता है? 1956 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, पोक्सको अधिनियम के तहत में किसी मामले की सुनवाई पूरी करने की जो अधिकतम सीमा होती है वो कितनी होती है? तो अगर हम पोस्को एक्ट की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें मैक्सिमम टाइम कि किसी भी मामले की सुनवाई को पूरा करने का जो मैक्सिमम जो टाइम होता है ना, वो कितना होता है? तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें समय मिलता है पूरे 1 साल का। और हालांकि अगर उससे पहले चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है तो वेल एंड गुड है, बट अगर अ, नहीं हो पाते ना, तो आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा 1 साल का, जिसमें आप पोक्सको अधिनियम के तहत में जो भी मामला होता है उसकी सुनवाई
के लिए आपको पूरा 1 साल का समय यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है? और अगर हम पॉस्को अधिनियम की बात करें तो इसका मतलब है यानी कि जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2011 12 और ये एक विशेष कानून है जो कि 18 साल से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं, उनको यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था। और इसमें हर प्रकार का जो यौन उत्पीड़न है वो शामिल है, चाहे वो यौन शोषण हो या फिर कोई अश्लील हरकत, और ये बेसिकली लड़के और लड़कियाँ दोनों की सुरक्षा मतलब दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर आप कहीं पे भी पोस्को एक्ट सुनो तो उसका मतलब है कि 18 साल से कम बच्चों के लिए इसको बनाया गया है, लड़का हो या लड़की हो, उनको यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए इसको बनाया गया था और इस अधिनियम को 2012 में पारित किया गया था। ठीक है? तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड टाइम कितना मैक्सिमम? ये है यहाँ पे 1 साल का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि हेन्सवांग ने किसे विश्व के 4 प्रकाशों में से एक कहा था, जिसे हम भारतीय आइंस्टीन भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें विश्व के 4 प्रकाशों में से एक, तो ये कहे जाते हैं कौन? नाम है इनका नागा अर्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और नागा अर्जुन को ही हम भारत के आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो 2 इनके उपनाम है, पहला तो विश्व के चारों प्रकाशों में से एक जो कि कहा था हेन्सवांग ने, और इसके अलावा भारतीय आइंस्टीन भी इनको कहा जाता है, ठीक है? आइंस्टीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको ये बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही गहन बुद्धि और दार्शनिक योगदान के कारण इनको ये उपाधि मिली थी। और इसी के साथ-साथ और विश्व के 4 प्रकाशों में से एक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बौद्ध धर्म से काफ़ी अधिक प्रभावशाली मतलब काफ़ी ये प्रभावित थे और उनकी विचारधारा को काफ़ी प्रमोट करते थे, ठीक है? और इन्होंने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिका स्कूल की स्थापना भी करी थी और इन सब के चलते उनको यहाँ पे विश्व के 4 प्रकाशों में से एक के नाम से भी जाना जाता है, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि मंदिर वास्तुकला की वैशर शैली ये किन 2 शैलियों का संयोजन होता है? तो आपने जो टेम्पल्स होंगे ना उसके अलग-अलग कंस्ट्रक्शन होती है। कोई बनता है नागर स्टाइल में, कोई बनता है द्रविड़ा स्टाइल में, कोई बनती है वैसर शैली में, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो जब आप भारत का मैप देखोगे तो ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो फेमस शैली है वो आती है नागर शैली। एंड वहीं अगर आप साउथ इंडियन की बात करोगे, दक्षिण की बात करोगे तो आपको द्रविड़ शैली देखने के लिए मिलेगी। और इन दोनों का संयोजन ही होता है वैसर शैली, कि जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं, उन दोनों को आपस में मिक्स कर दो, तो यहाँ पे वो बन जाती है वैसर शैली। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर देखोगे, ये नागर स्टाइल आर्किटेक्चर है, ये द्रविड़ स्टाइल का आर्किटेक्चर है, और जब आप इन दोनों को ही मिक्स कर दोगे तो ये बन जाएगा वैसर स्टाइल का आर्किटेक्चर, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा भितरकनिका मैंग्रोव ये किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम भितरकनिका मैंग्रोव्स की बात करें तो ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये उड़ीसा का जो केंद्रपाड़ा जिला है ना उसमें ब्राह्मणी और जो बैतरणी रिवर है उसके डेल्टा क्षेत्र में फैला हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका, जो कि आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा। आपसे डायरेक्टली यही पूछेंगे कि भितरकनिका मैंग्रोव ये कहाँ पर है, देन योर आंसर विल बी उड़ीसा, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आपके लिए कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक या और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर हम बात करें हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, तो उसमें नाम शामिल है किसका? तो आपने ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये सभी समितियाँ यहाँ पर मिली थी, ऑप्शन नंबर ए। और आपके एग्ज़ाम में ना जब आप कैबिनेट पढ़ते हो, मतलब आप जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ते हो ना, तो उसमें काफ़ी सारी समितियाँ बनाई गई थी जिनके हेड आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? तो राज्य का दर्जा यानी कि अगर हम बात करें कि गोवा को स्टेटहुड ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे 56th अमेंडमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है, 1987 में होता है, जिसके तहत में गोवा को यहाँ पे स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? 56वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें कहा गया है कि
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके बारे में कौन से आर्टिकल में ज़िक्र है? तो आपको 338 का बी ध्यान रखना है। तो 338 के आस-पास जो आर्टिकल है ना, वो कमीशन जो है ना, लाइक हमारा जो नेशनल शेड्यूल कास्ट के ऊपर कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर कमीशन है, या फिर जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर कमीशन है। तो ये सब 338 के राउंड में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए अगर आपसे पूछे बैकवर्ड क्लास के लिए, तो आपको 338 का जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो अगर हम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करें, तो ये बेसिकली जो साख समिति थी, यानी कि क्रेडेंशियल कमेटी, उसके ये यहाँ पे अध्यक्ष थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये प्रारूप जो समिति थी ना, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने एक तरीके से रूपरेखा तैयार करी थी संविधान की, तो उसमें से ये एक सदस्य भी हुआ करते थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, आत्मसम्मान अभियान किसने शुरू किया था? एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहाँ पर पिछड़ी जातियों को भी एक तरीके से मानवाधिकार प्राप्त हो, यानी कि समान अधिकार उनको यहाँ पे मिले। तो आत्मसम्मान अभियान जब भी आपको कहीं पे भी देखने के लिए मिलेगा, तो आपको टिक करना है ईवी रामासामी का नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और इसकी शुरुआत 1925 में जो तमिलनाडु वाला रीजन है ना, वहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि किस मराठा शासक ने स्वयं को छत्रपति घोषित किया था? और उसको घोषित करते ही समय 1674 में इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना भी कर दी थी। तो अगर आपसे पूछे कि मराठा साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर होगा 1674। किसने करी थी? तो आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा शिवाजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी 1674 में, ठीक है? और अपने आप को उन्होंने छत्रपति यहाँ पे घोषित किया था, यानी कि छत्रपति महाराज शिवाजी, तो ये महाराजा छत्रपति शिवाजी, ये आपने नाम को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि चिपको आंदोलन के दौरान में ग्रामीणों ने निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया था? तो जब भी चिपको आंदोलन हम सुनते हैं, तो हम सुनते हैं कि जो ग्रामीण थे ना, वो पेड़ों को बचाने के लिए, मतलब कि पेड़ को कटने से बचाने के लिए वो उसको गले लगा लेते थे, यानी कि उससे चिपक जाते थे। जिससे क्या होता था कि वो बोलते थे कि अगर आपको ये पेड़ काटना है, तो पहले आपको हमें काटना होगा, उसके बाद आप इसमें पेड़ को काटोगे। तो इस तरीके का उद्देश्य बेसिकली पेड़ों की रक्षा करना था, और इसने सरकार और व्यावसायिक संगठनों पर दबाव बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ठीक है? तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता, यानी कि जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन होता है? तो वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए, जिसका ज़िक्र आपको आर्टिकल 124 यानी कि 124 में देखने के लिए मिलेगा। और एट प्रेज़ेंट में हमारे जो 53वें चीफ जस्टिस है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है? तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ना करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अभी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। जस्टिस सूर्यकांत, आर्टिकल 124। एंड फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? ये है सर्वोच्च न्यायालय, और ये कहाँ पर स्थित है? ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश के पीछे की रणनीतिक कारण क्या है? मतलब भारत क्यों ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश कर रहा है? तो उसका पर्पस है कि पाकिस्तानी सीमा को दरकिनार करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने में अ, आसानी पाना, मतलब एक तरीके से वो मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया में जाना चाहता है, पाकिस्तान को हटाकर, ठीक है, वाया अफगानिस्तान और मध्य एशिया में, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लंदन में आयोजित द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है, उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ये किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहाँ पे किसने किया था? तो ये दिया था यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले पर्सन थे बी आर अम्बेडकर जी, लेकिन महात्मा गांधी जी सिर्फ और सिर्फ जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी में ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर आप देखोगे ये है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो उस समय में 15 महिला सदस्य थी जो कि संविधान सभा में शामिल थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को आपने ध्यान रखना है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड थी ना, उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें सरोजनी नायडू, इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, लीला रॉय, कमला चौधरी, इसके अलावा पूर्णिमा बैनर्जी, रेणुका रॉय, सुचिता कृपलानी, बेगम आज़ाद रसूल, राजकुमारी अमृत कौर, इसके अलावा अम्मू स्वामीनाथन और एनी मास्कारेन करके कोई थी, वो थी, दक्षयायनी और दुर्गाबाई, ये सब शामिल थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट वन है ना, वो राजकुमारी हंसा मेहता और सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कम ग्लोबल पीस इंडेक्स का स्कोर ये क्या दर्शाता है? हम हर साल पढ़ते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ठीक है? तो अगर किसी भी देश का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में स्कोर कम है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो शांति का स्तर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को आप ध्यान रखना है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर स्कोर कम है, दैट मीन्स उसमें शांति का उच्च स्तर है। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि इस बार में 2025 में जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है एंड टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, मतलब टॉप कंट्री कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच में लड़ी गई थी? तो सामूगढ़ की लड़ाई की बात करें तो ये जो औरंगजेब थे और उनके बड़े भाई यानी कि दारा सिखो, तो इन दोनों के बीच में लड़ी गई थी गद्दी को लेकर। मतलब जो गद्दी थी ना, मतलब मुगल सम्राट की गद्दी, वो किसके पास होगी, तो इसको लेकर ही लड़ाई हुई थी। और ये हुई थी 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब और उनके बड़े भाई दारा सिखों के बीच में, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिखों को हरा दिया था। और इससे उसके बाद में जो औरंगजेब थे वो अंततः मुगल सम्राट यहाँ पे बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, उसकी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो ये आपको आर्टिकल 73 देखने के लिए मिलेगा, जो कि डायरेक्टली बात करता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ, ई-बुक को परचेज़ करना है, तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। अगर आपको कोई भी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक को अपने घर पर मँगवाना है, तो आपको विज़िट करना है www.raviaditipublication.com पर। अगर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, रवि स्टडी ऐप, आपको वहाँ पे कई सारे फीचर्स मिल जाएँगे। डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर। साथ ही में इंग्लिश मीडियम में अगर आप कोई भी वीडियो को देखना चाहते हो, तो आपको फॉलो करना है रवि अदिति क्लासेस को, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे हमने बता दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रहेगा, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्लभता की समस्या को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो अगर हम बात करें कि स्कार्सिटी प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स, उसको सबसे अच्छे से कौन रिफ्लेक्ट यहाँ पे करता है, तो उसमें आप देखोगे कि हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत कम हैं, बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे हमारी जो इच्छाएं हैं ना, जो हमारी वांट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में दुर्लभता, इसका मतलब कि हमारे जो संसाधन है वो तो बहुत सीमित है, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही मतलब ज़्यादा हैं, असीमित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा कि ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी पहल की शुरुआत यहाँ पे की गई थी? तो ब्रिक्स देशन की बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सभी देखने के लिए मिलेंगे। हालाँकि अभी और नए मेंबर्स इसमें ऐड हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक पहल की शुरुआत करी थी, जिसका नाम था न्यू विकास बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत इन्होंने 2014 में करी थी, ठीक है? तो ब्रिक्स देशों की पहल जो है वो 2014 में की गई थी, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लोकसभा चुनाव में बराबर मतों की स्थिति में अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? तो अगर हम बात करें, जब भी लोकसभा के चुनाव में जब मत होते हैं और मत वो इक्वल अमाउंट में पड़ जाते हैं, मतलब इधर वाली पार्टी ने भी अगर सपोज 50 वोट डाले, इधर भी 50 वोट डाले, तो उस कंडीशन में रिजल्ट तो नहीं निकला,
लेकिन यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव में जो अध्यक्ष होते हैं ना लोकसभा के, वो अपना निर्णायक जो वोट है वो यहाँ पे डाल देते हैं, जिसको कास्टिंग वोट कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जब भी ऐसा होता है तो उस कंडीशन में बराबरी को समाप्त करने के लिए मतदान करना होता है किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ये किस दशक में नकारात्मक रही थी? तो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन जो थी वो नेगेटिव ग्रोथ रेट वो कौन से डेकेड में रही थी? तो वो रही थी 1911 से लेके 1921 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इस समय में ऐसा क्या हुआ था कि जो जनसंख्या वृद्धि थी वो नकारात्मक देखने के लिए मिली थी? तो इस समय में आप देखोगे कि 1918 से 1919 के तकरीबन यहाँ पे इन्फ्लुएंजा महामारी जो स्पेनिश फ्लू है वो फैल जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे अकाल महामारी देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 भी देखने के लिए मिलता है इसी पीरियड में। तो उन सब कारणों की वजह से जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसमें नकारात्मक ये देखने के लिए मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर हम बात करें संविधान सभा की सदन समिति, तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे पी पट्टाभी सीतारामैया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पी पट्टाभी सीतारामैया ये अध्यक्ष थे किस चीज के? संविधान सभा की सदन समिति के। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आपके लिए कि गांधी इरविन समझौता कि किस वर्ष में यहाँ पे किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की, तो ये आपको साल 1931 में देखने के लिए मिलेगा। तो इरविन से 31 आप ऐसे याद रख सकते हो, गांधी इरविन 31, ठीक है। तो 1931 में पूरा समझौता होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली डेट की अगर हम बात करें तो 5 मार्च को ये जो है पूरा समझौता यहाँ पर होता है। और ये वायसराय थे उस टाइम पे लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में किया गया था, ठीक है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में किए गए थे, जिसके बाद में कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लेने के लिए अपनी सहमति को व्यक्त भी किया था, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 पूरी डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था? तो ये भी कई बार पूछा गया है प्रीवी पर्स के बारे में। तो अगर आपसे ये पूछे कि इसको कब समाप्त कर दिया गया था, तो आप लोगों ने इसमें अमेंडमेंट एक्ट 26 को डिस्कस करना है। तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में जो प्रीवी पर्स है उनको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में शामिल है? तो राज्य मतलब भारत के राज्यपालों की बात करें तो उनकी नियुक्ति का प्रावधान आपको अनुच्छेद नंबर 155 में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर वाले जो अधिपत्र है उसके द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सॉरी हाँ, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं ना, तो हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 में होते हैं और नियुक्ति करते हैं कौन? ये करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल है 155। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि किस मौर्य शासक को अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो गुप्तचर अगर हम बात करें यहाँ पे सिस्टम, दैट इज जो स्पाई सिस्टम होता है, तो उसकी स्थापना करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने इस पूरे साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना उन्होंने करी थी, जिसकी किसकी हेल्प से? तो यहाँ पे चाणक्य और जो कौटिल्य है या फिर विष्णुगुप्त है उनका नाम शामिल होता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक खमीरों के द्वारा पके हुए माल को हल्का और हवादार बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन से रासायनिक खमीरों का? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे गैस जो होती है CO2 होती है, जिसका इस्तेमाल होता है इन सभी को हवादार और हल्का बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे
निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत और तापीय चालकता ये सबसे अधिक है? तो विद्युत और तापीय चालकता ये सबसे अधिक कौन से आपको धातु की यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी सिल्वर की। सिल्वर जो है ना वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर हम बात करें, हम अपने घर में वायरिंग्स तो नहीं कर सकते ना सिल्वर की, तो उसके लिए यहाँ पे कॉपर इस्तेमाल होता है। क्योंकि कॉपर भी एक बहुत अच्छा चालक है। बट सबसे अधिक अच्छा चालक अगर हम बात करें तो उसमें सिल्वर यानी कि चांदी ये यहाँ पे शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? तो शामिल है पूछा गया है। तो आप लोगों ने शिफ्ट शेड्यूल को जब पढ़ा होगा तो आपने एएमटीएम को डिस्कस किया होगा, मतलब उसको पढ़ा होगा। एएमटीएम का मतलब होता है ए फॉर असम, एम फॉर यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा स्टेट, दैट इज मेघालय, टी से बनेगा त्रिपुरा और एम से बनेगा मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 स्टेट शामिल हैं छठे अनुसूची में। अभी हालाँकि लद्दाख ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं कि वो अपने आप को 6th शेड्यूल में ऐड करवाना चाहते हैं। तो आउट ऑफ दीज़ ऑप्शन इसमें त्रिपुरा सही होगा कि त्रिपुरा जो है वो छठी अनुसूची में यहाँ पे आता है और 4 जो स्टेट्स हैं उसमें एएम, टीएम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, पोस्को अधिनियम के तहत में किसी भी अपराध के लिए उकसाने की सजा क्या है? तो देखिए हम लोगों ने पोस्को अधिनियम को डिस्कस किया था 2012, जिसमें मैक्सिमम जो टाइम होता है सुनवाई का वो 1 साल होता है और 18 वर्ष से नीचे के जो भी बच्चे जिनको यौन उत्पीड़न होता है, वो लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। काफ़ी कड़ी सजाएँ इसमें होती हैं। तो अगर हम बात करें, अगर किसी भी व्यक्ति को अपराध को उकसाने की सज़ा की अगर हम बात करें ना, तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो उस अपराध को करने की होती है। मतलब अगर आप अपराध करो या फिर अपराध के लिए उकसाओ, दोनों के लिए सेम ही सज़ा है, ठीक है? और इसमें अगर हम बात करें ना, काफ़ी कड़ा दंड यहाँ पे मिलता है, मतलब इसमें मृत्यु दंड भी मिल सकता है या फिर अगर हम बात करें कि किसी में आजीवन कारावास भी मिल सकता है, तो ये सब निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन-सी परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे उत्तरदायी होती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर में ही शामिल होता है ओजोन लेयर व्हिच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम कमिंग द यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन, ठीक है? सन से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे बचाता है कौन? हमें ओजोन लेयर, जो कि आपको स्ट्रैटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें, हमारी 5 लेयर्स होती है ना पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी में ही दूसरे नंबर पर आती है कौन-सी? समताप मंडल। अगर हम ओज़ोन की बात करें तो इसमें फुल फॉर्म होती है, सॉरी, इसका फ़ॉर्मूला होता है O3। इसको नापने की यूनिट होती है डॉप्सन और ओज़ोन दिवस मनता है 16 सितंबर को। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा है और हाल ही में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका ये इधर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओज़ोन डे ये कौन से दिन मनाते हैं? देन आंसर था 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना ये किसने करी थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी किसने? मोहन सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मोहन सिंह ने स्थापना करी थी आजाद हिंद फौज की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा स्मारक और उसकी जो स्थापत्य शैली है उसका संयोजन यहाँ पे सही है, ठीक है? तो 4 ऑप्शन है। पहला, खजुराहो मंदिर फ्रांसीसी, कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक, इंडिया गेट राजपूत और लोटस टेम्पल मुगल। तो उसमें ये सही है कि कुतुब मीनार एक इंडो इस्लामिक ये जो है कलाकृति है यहाँ पे, और ये आपको कुतुब मीनार जो है ना वो आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में उत्पन्न कौन सी शास्त्रीय नृत्य गायन शैली और गायन और नृत्य दोनों ही समाहित है? तो आंध्र प्रदेश है तो उसमें जो क्लासिकल डांस आता है वो आता है कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है जिसमें से एक आता है कुचिपुड़ी, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पीएम मित्र योजना निम्नलिखित में से इसका उद्देश्य क्या है? ये किस पर केंद्रित है? तो पीएम मित्र योजना की बात करें तो इसका पर्पस है यहाँ पे बेसिकली जो कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देना, साथ ही में जो बड़े टेक्सटाइल है ना उन पार्क को यहाँ पे स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देना, साथ ही में बड़े टेक्सटाइल पार्क को यहाँ पे स्थापित करना।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को संभव बनाने वाले संगठन का नाम क्या है? तो इनका नाम यहाँ पर आता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, जो कि बात करता है भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अलकनंदा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो अलकनंदा नदी की बात करें तो ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय जो उद्यान है उनकी क्या भूमिका होती है? तो उनकी यहाँ पे भूमिका होती है कि वन्यजीव और उनके आवासों की रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अभी जो है इसमें अमेंडमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? ये बना है केरला। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अमेंडमेंट करने वाला पहला स्टेट बन चुका है यहाँ पे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या था? तो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य था सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज को प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, तो इसकी शुरुआत होती है 2014 में 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत का एक प्रमुख रूप है? तो अगर हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत की बात करें तो इसका एक प्रमुख रूप यहाँ पे आता है ध्रुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ध्रुपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला प्रकाशित काव्य संग्रह ये कौन सा था? तो इनके पहले काव्य संग्रह का नाम था यहाँ पे कि लगभग जय हिंद। तो लगभग जय हिंद के नाम से इनका काव्य संग्रह प्रकाशित होता था विनोद कुमार शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसरो को मतलब इसरो का कौन सा मिशन लैग्रेंज बिंदु L1 से सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? तो ये है आदित्य L1 मिशन, जो कि बेसिकली यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट L1 पे भेजा गया है भारत के द्वारा, और ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है। यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा, ये L1 है। ठीक है, आदित्य L1। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, बाकी अपनी क्वेरी को भी रेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि घाटी नर्मदा नदी ये किन घाटी से होकर बहती है और ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? सेकेंड क्वेश्चन होगा कि पोस्को अधिनियम के तहत में किसी भी मामले की सुनवाई के लिए अधिकतम समय क्या होता है? एंड थर्ड वन इज भितरकनिका मैंग्रोव वे किस राज्य में स्थित है? तो इन सभी के आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि पर, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर 12 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमारी कोई भी बुक्स को मतलब परचेज करना है, अपने घर पर मंगवाना है, तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravyaditipublication.com को। इसके अलावा अगर आप हमारे PDF नोट्स को पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.ravybooks.pdf.com पर विजिट करना है। ठीक है, एंड साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप। तो इसमें आप देखिएगा आपको यहाँ पे विजेता बैच मिलेगा, जहाँ पे आपको GK GS का बैच भी मिलेगा, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, GS के नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स आपको मिलेगी, साथ ही में आपको 25,000 क्वेश्चन का GK GS का टेस्ट भी मिलेगा, फ्री PDF एंड टेस्ट मिलेंगे, साथ ही में करंट अफेयर के नोट्स भी आपको मिलेंगे, एंड साथ ही में यूट्यूब वीडियोस भी आपको यहाँ पर जो हमारी आती है उनके नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, एंड साथ ही में जो आप हमें इंस्टा से और टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको सर्च करना है रवि स्टडी GK। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगले 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।